हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज का वीडियो है अपार्टमेंट में मेंटेनेंस कैलकुलेशन पर स्क्वायर फीट या तो पर फ्लैट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या तो कौन सा होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। मेरा भी 3-4 वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, लेकिन मुझे डेली कम से कम 20 से 25 मैसेज ऐसे मिलता है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या तो कुछ भी आप स्टेट की हाउसिंग सोसाइटी की आप अगर रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स के अंदर क्लियर कट रूल्स है कि आपका जो अपार्टमेंट या तो फ्लैट है उसका मेंटेनेंस कैलकुलेशन पर फ्लैट के हिसाब से है। और लोग बताया जा रहा है कि आपका पर स्क्वायर फीट होना चाहिए या तो हाइब्रिड होना चाहिए। तो स्पेशली मैंने आज का वीडियो ये क्लैरिटी करने के लिए दिया हूँ, बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस कैलकुलेशन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो नियम है वो सही है कि जो हम बता रहे हैं वो सही है, कौन सा सही है। तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, आपको दूसरे किसी को क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसको पूरा मीन्स आप अगर इंडिया में बात करें तो उसको रेफरेंस लिया जाता है और उसमें क्लियर कट मेंशन है कि आपका मेंटेनेंस कैलकुलेशन पर फ्लैट होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। ओके, नाउ कि अभी इसमें क्या होता है कि एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से पर फ्लैट है, उसमें साइज कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद सपोज कई पिटीशन हाई कोर्ट में गई है, किसी ने कंप्लेन किया है कि हमारे यहाँ पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करते हैं तो ये है, पर फ्लैट के हिसाब से करते हैं ये है। बहुत सारी पिटीशन हाई कोर्ट में हुई है, हाई कोर्ट ने चुकादा भी दिया है और हाई कोर्ट ने चुकादा अगेंस्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग के अगेंस्ट में भी दिया हुआ है और ऑर्डर किया हुआ है कि आपके यहाँ पे फ्लैट में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। अभी हम उसकी धीरे धीरे डिटेल में डिस्कशन की जिसके आपके दिमाग में जो डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पर फ्लैट के हिसाब से है वो बाकायदा सही है, क्योंकि जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पहले ऐसे थे कि एक ही साइज के मकान बनते थे और कुछ जगह पे ऐसे बनते थे कि फ्लैट एक है, फ्लोर एक है, लेकिन एक फ्लोर के अंदर डिफरेंट साइज के मकान होते थे। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि एक फ्लोर है, उसके ऊपर 1 2 3 4 4 अपार्टमेंट है, 4 में से 2 है वो 100 स्क्वायर फीट के हैं, बाकी के 2 है वो 120 स्क्वायर फीट के हैं। या तो कुछ कई बार ऐसा होता था कि पहला फ्लैट है 90 स्क्वायर फीट, दूसरा 100 का, तीसरा 110 का और चौथा 125 का। या तो कई बार ऐसा होता था कि आमने सामने वाले जो स्क्वायर फीट है वो 90 का होता था और उसके सामने वाला 100 होता था। या तो 4 में से 3 एक सरीके होते थे और एक का कॉर्नर में होता था जिसका साइज डिफरेंट था। तो ऐसे ऐसे वेराइटीज वाले जो फ्लैट सबसे ज़्यादा रहते थे। अभी उसको नियम क्यों बनाए उसका मैं डिटेल करता हूँ कि देखो, अगर एक ही साइज़ का फ्लैट तो कोई सवाल नहीं है, डिफरेंट साइज़ के एक ही फ्लोर के ऊपर मकान है तो आप दोस्तों जस्ट कॉमन सेंस लगाओ आप कि व्हाट इज द कॉमन मेंटेनेंस। कॉमन मेंटेनेंस में सबसे पहला आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको उसको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपका पर स्क्वायर फीट है या तो पर फ्लैट है, सिक्योरिटी का कॉमन रहता है। हाउस कीपिंग में कॉमन एरिया, अगर आपके एक ही फ्लोर के ऊपर डिफरेंट साइज के मकान हैं लेकिन कॉमन एरिया आपका सेम है, उसके लिए भी आपको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि अगर आपका फ्लैट एक साइज का है डिफरेंट साइज का, क्योंकि कॉमन एरिया सबके लिए कॉमन है, इतना ही है, तो उसके लिए भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। सिक्योरिटी आई, हाउस कीपिंग आ गई। गार्डनिंग आप 2 फ्लोर आप कोई भी साइज के मकान में रहते हो, गार्डन ही सबके लिए कॉमन है। आप जिम में भी आप कोई भी साइज के मकान में रहते हो, आपके लिए जिम और सबके लिए जिम सेम है।
दूसरी पॉइंट आई कॉमन एरिया और कॉमन प्रेसेज जो बाहर का है। अदर देन आप अगर कॉमन पार्किंग छोड़ दो, कॉमन एरिया है जो है गेट का जो, उसमें भी आपका आप अगर डिफरेंट साइज के कोई भी फ्लैट में रहते हो उसके लिए भी कॉमन सेम है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये भी कॉमन निकल गया। तो सारी चीज़ आपकी अगर कोई भी साइज़ के मकान में रहते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़, आपका मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो पर फ्लैट ही होना चाहिए, न कि पर स्क्वायर फीट। अभी बात आती है आपकी लिफ्ट की एरिया में। सपोज मैं अभी यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि या तो सेम साइज़ के मकान है या तो डिफरेंट साइज़ के मकान है, लेकिन एक फ्लोर के अंदर डिफरेंट साइज़ के मकान की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना। अगर लिफ्ट है, आप एक फ्लोर के अंदर डिफरेंट साइज़ के मकान है, आपके लिफ्ट के लिए भी सबका खर्चा सेम है, तो उसके लिए भी कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो सबसे आप एक बार ध्यान रखो कि कॉमन साइज़ के हैं तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट साइज़ के मकान है लेकिन एक ही फ्लोर के ऊपर है डिफरेंट साइज़ के मकान, उससे कॉमन मेंटेनेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी आपका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही जाएगा, अरे पर फ्लैट के हिसाब से ही जाएगा। तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो रहा है तो एकदम सही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सही है अपने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से। अब मैं दूसरा पहलू चाह रहा हूँ कि एक ही फ्लैट है, मीन्स एक फ्लैट है उसमें ABCDEFG डिफरेंट विंग्स है, जहाँ पे ए विंग के ऊपर एक ही साइज़ के मकान है 100 स्क्वायर फीट, बी विंग्स है इसमें सेम साइज़ के मकान है सपोज 150 स्क्वायर फीट, सी फ्लैट है जिसके मकान सब एक ही साइज़ के हैं, वहाँ पे 80 स्क्वायर फीट का है। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि पर फ्लैट साइज सेम है लेकिन वो एरिया डिफरेंट साइज के मकान है। तो आपको यहाँ पे आपको ये अप्लाई कर सकते हैं कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर फ्लैट आपका ये रहेगा। समझ गए दोस्तों? बाकी सब कुछ कॉमन है, लेकिन अभी एक ही पर्टिकुलर फ्लैट है, अपार्टमेंट कॉमन है, इसमें ABCD विंग्स हैं और ये विंग्स के अंदर ए अलग टाइप मीन साइज के हैं, बी पूरा अलग है, सी पूरा अलग है। तब आपको जब सबके कॉमन मेंटेनेंस आप खर्चा करने जाते हो तो वहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट का लगा सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी पिटीशन गई है और उसमें वो सक्सेस भी हुई है और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको लिया जाता है। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो उसको कैलकुलेशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टोटल जो खर्चा है उसके आप टोटल खर्चे में टोटल स्क्वायर फीट डिफाइन कर लो, उसको डिवाइडेड बाय स्क्वायर फीट कर लो, और जिस साइज के फ्लैट है उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। पर स्क्वायर फीट हिसाब से कैलकुलेशन करना विथ एग्जाम्पल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लेना, आप जरूर आपको सक्सेस होगा। दूसरा दोस्तों कि एक सोलार की लाइट के मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी सोलर लाइट है, कॉमन पैसेज में आप अच्छी तरह से रखेंगे तो आपका लाइट का बिल 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, ह्यूमन सेंसर है और वो अच्छी तरह से काम भी करता है और जिसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है। मैं उसकी लिंक ये वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, आपको परचेस करना है सब कर सकते हैं। दिस इज माय फेवरेबल लाइट और मैं काफ़ी लोगों को बताया भी है, उन्होंने परचेज भी किया है, और वो कॉमन एरिया में भी लगा सकते हैं, आप इंडिविजुअली घर में भी लगा सकते हैं, और उससे बहुत सारे फ़ायदे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, सोलार के ऊपर चलती है, रात को ह्यूमन सेंसर के हिसाब से अगर वहाँ पे कोई पसार होता है तो ही लाइट होती है, अदरवाइज वो बंद हो जाती है। आप देख लेना और आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।